हाय, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राकेश गवालरे और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं महाराष्ट्र के इकोनॉमिक सर्वे का तीसरा और आखिरी पार्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, इकोनॉमिक सर्वे यानी क्या, प्रीवियस ईयर में सरकार ने किस प्रकार की योजनाएं चलाई, उसमें किस प्रकार से फंडिंग हुई, उन योजनाओं की क्या प्रोग्रेस रही, ये सारा डेटा सरकार इसमें रखने की कोशिश करती है। तो ये बहुत ज़्यादा फैक्चुअल डेटा होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लघु सिंचाई योजना के द्वारा 30 जून 2020 तक 19.26 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया। अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि लघु सिंचाई योजना क्या होती है। तो तीन प्रकार की योजनाएं होती है। एक बड़े स्केल की होती है जिनको प्रमुख योजनाएं बोलते हैं, एक मध्यम स्केल की होती है और एक लघु सिंचाई योजना होती है। बड़े स्केल से मेरा मतलब ये है, मान लीजिए सरकार ने गोदावरी नदी पर एक बहुत बड़ा डैम बना दिया और उससे एक नहर निकाल दी और उससे एक बहुत बड़े एरिया में सिंचाई हो रही, तो वो क्या होगी, एक प्रमुख योजना होगी, मेजर योजना होगी। उससे थोड़ी छोटी मध्यम होगी। और लघु से मतलब ये है कि सरकार ने छोटे छोटे कुएं खुदवा दिए या फिर ट्यूबवेल करवा दिया खेतों में सिंचाई के लिए, तो ये होती है लघु योजनाएं। तो ऐसी लघु योजनाएं से कितने हेक्टेयर को सृजित किया है इस साल, तो वो किया है 19.26 लाख हेक्टेयर। नेक्स्ट, हमारा जो लाइव स्टोरेज है सिंचाई के लिए, लाइव स्टोरेज से मतलब ये होता है, मान लीजिए ये हमारा कोई जलाशय है और इसमें इतना पानी भरा हुआ है, तो इतने पानी भरे हुए को हम कहते हैं लाइव स्टोरेज। बाकी इसकी जो क्षमता है वो यहाँ तक ऊपर तक है, बट अगर इतना ही पानी भरा है इसका मतलब ये इसकी क्या है, लाइव स्टोरेज। तो हमारी भंडारण क्षमता का लगभग 70% हमारे जो संसाधन है वो भरे हुए हैं, 69.2%। और अगर डेटा में बात करें तो ये लाइव स्टोरेज कितना है, 30,579 मिलियन क्यूबिक मीटर का। नेक्स्ट देखते हैं हम, वार्षिक ऋण योजना किसके लिए, कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए। तो आपको पता होगा सरकार हर एक क्षेत्र के लिए एक टारगेट रखती है कि वो इस क्षेत्र में इस साल इतना लोन डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है या इतना ऋण लोगों को देने वाली है। तो उसमें कृषि और संबद्ध इकाइयों के लिए कितना रखा गया था, 93,626 करोड़ का टारगेट रखा था सरकार ने, जो लगभग कंप्लीट किया है। इसके बाद में फसल ऋण के लिए सरकार ने इस साल दिए हैं 40,515 करोड़, जबकि पिछले साल कितने दिए थे, 28,604 करोड़ दिए थे। ये जनरली इकोनॉमिक सर्वे में प्रीवियस ईयर से कंपेयर किया जाता है और कभी भी डेटा मोस्ट ऑफ द टाइम, इस पैंडेमिक में ये सत्य नहीं हो सकता, बट हाँ पिछले ईयर के कंपेयर में थोड़ा सा ज़्यादा होता है। जैसे पिछले साल दिए थे लगभग 28,000 करोड़ और इस साल कितने दिए हैं, लगभग 40,000 करोड़, यानी डेटा क्या हुआ है, बढ़ा है। अगला डेटा है हमारे पास, कृषि ऋण कितने वितरित किए। फिर आप सोच रहे होंगे कि अभी आपने एग्रीकल्चर एंड एलाई यानी कृषि और संबद्ध गतिविधियों के बारे में बताया और ये फिर कृषि वापस आ गया, तो ये दोनों थोड़ी सी अलग चीजें हैं। कृषि से मतलब होता है विशुद्ध किसान के लिए, और एलाई में आ जाता है, अगर हम बात करें जैसे फर्टिलाइजर हो गया तो वो कृषि से संबंधित है, बट कृषि में सिर्फ किसानों के बारे में बात की जाएगी। तो उनको कितना लोन डिस्ट्रीब्यूट किया है, 30,014 करोड़ का लोन डिस्ट्रीब्यूट किया है, जबकि पिछले साल कितना किया था, 34,427, यानी इस साल कम हुआ है बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक। फिर आपको पता होना चाहिए कि दो तरीके की कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं जो क्रेडिट देती है, एक तो अर्बन कोऑपरेटिव और एक होती है कौन सी, रूरल कोऑपरेटिव। तो इसमें सबसे जो लोअर लेवल पे होती है रूरल में, वो होती है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जो कि विलेज पंचायत में होती है, जिसके तक आम लोगों की सामान्यतः पहुंच होती है। जैसे बड़े बैंक हैं वो उनकी रीच इतनी ज़्यादा नहीं होती, आपने देखा होगा उनकी ब्रांचेस भी कम होती। तो इसके तहत पीएसी के तहत यानी प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के तहत सरकार ने 10,898 यानी 10,898 करोड़ रुपए का लोन इस साल डिस्ट्रीब्यूट किया है 2019-20 के। फिर सभी को पता है बहुत ज़्यादा बारिश हुई इस साल, तो उसमें डेफिनेटली हमारी फसलें प्रभावित होने ही वाली थी।
तो सरकार उसके लिए क्या करेगी, कुछ मुआवजा देगी, कुछ कंपनसेशन देगी, बट उसके लिए सिर्फ अधिकतम 2 हेक्टेयर में ही आपको लोन देगी सरकार, सॉरी, अधिकतम 2 हेक्टेयर के लिए ही मुआवजा देगी। यानी फॉर एग्जाम्पल आपके पास है 10 हेक्टेयर जमीन, 10 हेक्टेयर है, तो आपको इसमें से सिर्फ 2 हेक्टेयर के लिए ही मुआवजा मिलेगा, और वो भी 2 कैटेगरी में। एक कैटेगरी है कृषि फसलों के लिए, तो उसके लिए सरकार ने रखा है 10,000 प्रति हेक्टेयर, और 25,000 रुपये प्रति हेक्टेयर रखा है बागवानी फसलों के लिए। बागवानी आप जानते होंगे फूलों से संबंधित होती है, उसमें इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा लगता है और इनकम भी ज़्यादा होती है, इसलिए इसमें कंपनसेशन थोड़ा ज़्यादा है और इसमें कंपनसेशन कम है। और अधिकतम आपको कितना, सिर्फ 2 हेक्टेयर के लिए ही कंपनसेशन दिया जा सकता है। इसके तहत सरकार कितना खर्च करेगी, 4,374.43 करोड़ इतना खर्च करने वाली। आगे बढ़ते हैं। फिर आपने इसके बारे में खूब सुना होगा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2018-19 में ये स्कीम लॉन्च की थी। किसके लिए, छोटे और सीमांत किसानों के लिए। और इसके तहत हर साल सरकार किसानों को, प्रत्येक किसान को कितना, 6,000 प्रति वर्ष देती है, और वो भी 3 इंस्टॉलमेंट में। 2,000 रुपये एक बार दे दिए, फिर 2,000 दूसरी बार दे दिए, फिर 2,000 तीसरी बार दे दिए। तो इसका लाभ महाराष्ट्र को भी मिला है। कितने लाभार्थियों को मिला है, 102.54 लाभार्थी इसके रहे हैं, और इसके तहत उन्हें कितना पैसा मिला है, 9,496.38 करोड़, यानी 9,496.38 करोड़ की राशि डायरेक्ट किसानों के बैंक खातों में जमा की गई। याद रखना, ये आधार से लिंक होता है, जिसके तहत सरकार डायरेक्ट उनको ट्रांसफर कर देती फंड। नेक्स्ट है पशुधन जनगणना 2019 के अनुसार हमारे यहाँ पे पशुधन कौन से नंबर पे है, 7th नंबर पे है महाराष्ट्र पशुधन में, 7th नंबर पे ऑल इंडिया लेवल में। यानी हमसे ऊपर 7 ऐसे स्टेट्स हैं जिनके पास ज़्यादा पशु हैं। फिर आपको ये कोई डेटा याद करने की ज़रूरत नहीं कि इतना पशुधन है। और फिर ये पोल्ट्री पक्षियों के मामले में अगर बात करें, पोल्ट्री फार्मिंग या और भी बहुत सारे, जैसे मुर्गियाँ होती हैं, या फिर आजकल ईमू का पालन करते हैं लोग, कई लोग बतख का पालन करते हैं। तो इसमें पक्षियों की ये संख्या आपको कोई याद करने की ज़रूरत नहीं, बट हाँ आपको ये नंबर याद होना चाहिए कि अगर पशुधन के बारे में बात करें तो महाराष्ट्र 7th नंबर पे है ऑल इंडिया लेवल पे, और अगर मान लीजिए पोल्ट्री के बारे में बात करें तो 5th नंबर पर है। नेक्स्ट देखते हैं। फिर आपको पता है हमारा महाराष्ट्र का बहुत बड़ा एरिया समुद्र से लगा हुआ है, कोकण, सभी लोग जानते होंगे, ये है कोकण कोस्ट इधर। तो डेफिनेटली वहाँ से मछली उत्पादन का काम किया जाता है, मछली पकड़ते हैं कई मछुआरे, तो उसका भी एक डेटा रखा है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा, ये डेटा कोई आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, बट हाँ ये डेटा कम हुआ है। देखिए इस साल कितना, 4.4 लाख मेट्रिक टन समुद्री मछली, और इनलैंड यानी क्या, मीठे पानी की मछली 1.18 लाख मेट्रिक टन इतना हुआ। जबकि पिछले साल कितना हुआ था उत्पादन, 4.67, और इसका तो खैर ज़्यादा हुआ है, बट हाँ ये डिक्रीज हो गया है। तो अगर आप इसको ध्यान रखते हैं तो अच्छी बात है। मैंने आपको पहले भी बताया, ज़्यादातर इसमें आपको फैक्चुअल डेटा ही देखने को मिलेगा, बट हाँ ये फैक्चुअल डेटा कभी कभी एग्जाम में भी आ जाता है। 2019-20 के दौरान सरकार और सहकारी संस्थाओं द्वारा दूध का औसत दैनिक संग्रह, यानी प्रतिदिन संग्रह करती है कौन, सरकार भी करती है, किसका, दूध का, और सहकारी संस्थाएं यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी करती हैं। तो वो कितना, 0.96 लाख लीटर रहा, और अगर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात करें तो वो 39.76 लाख लीटर रहा, और अनफॉर्चुनेटली ये भी कम हुआ है। पहले कितना था, इससे प्रीवियस ईयर में बात करें तो ये था 49.14 लाख, जो घट के कितना हो गया, 39 पॉइंट समथिंग, और ये था 1.79 लाख लीटर, और ये भी घट के 0.96 लाख लीटर हो गया। फिर नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट डेटा है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे जो राज्य का कुल क्षेत्रफल है उसका वन क्षेत्र कितना है। तो उसका वन क्षेत्र सिर्फ 20.1% है, सिर्फ 20.1%। जबकि आइडियल 1988 में जो हमने राष्ट्रीय वन नीति बनाई उसके तहत स्टेट के पास कितना वन क्षेत्र होना चाहिए, लगभग 33% से ज़्यादा होना चाहिए, जो कि काफ़ी कम है क्योंकि हमारा सिर्फ है 20.1%। और सबसे ज़्यादा अगर वन क्षेत्र की बात करें तो वो आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश में, और परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो वो है मिजोरम राज्य। दोनों में गलती नहीं करना, कभी एग्जाम में आ जाए तो। सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र
एरिया वाइज अगर देखें तो वो मध्य प्रदेश में है, और सबसे ज़्यादा परसेंटेज के हिसाब से अगर बात की जाए तो वो मिजोरम में, और हमारे महाराष्ट्र में है 20.1%। फिर आपने सुना होगा उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन के बारे में, ये LPG सुना होगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ये हमने किया था 1991 में, जब उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे श्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने लिबरलाइजेशन किया था, और तब से फिर काफ़ी भारत में पैसा अट्रैक्ट हुआ, लोगों ने FDI के माध्यम से भारत में इन्वेस्ट किया। तो उसमें ये महाराष्ट्र से संबंधित डेटा है। 91 के बाद से अक्टूबर 2020 तक कुल कितनी औद्योगिक परियोजनाएं चलाई गई? 20,909, और उसमें लगभग 14,29,142 करोड़ इतना पैसा हमारे यहाँ पे निवेश आया है, उसको मंजूरी दी गई। कितने सालों में? 91 से 2020 तक। और अगर इस साल की बात करें तो इस साल भी काफ़ी अमाउंट की योजनाएं हमारे यहाँ पंजीकृत हुई है। 37,887 करोड़ की योजनाएं प्रस्तावित हैं जो निवेश की जाएंगी। टोटल योजनाएं कितनी है? 247 के अराउंड है। ये डेटा मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, इसलिए इसको आपको याद करना होगा। बहुत डेटा है, आपको सेलेक्ट करना होगा कौन सा डेटा याद करना है, नहीं तो यूजलेस डेटा अगर आप याद करते रहे तो इतना डेटा आप कैसे याद करेंगे? डेफिनेटली आपको इंपॉर्टेंट इसमें से सिलेक्ट करना होगा। अप्रैल 2000 से सितंबर 2020 तक राज्य में FDI का प्रवाह। अब ये FDI क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था कि अगर कोई लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी, और उसके 10% से ज़्यादा का कोई बंदा इन्वेस्टमेंट करता है तो उसे माना जाएगा FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और अगर वो लिस्टेड नहीं है तो पूरा, अगर कोई 1 रुपया भी बाहर का बंदा इन्वेस्ट करेगा उसमें तो वो FDI माना जाएगा। तो इसमें FDI के माध्यम से 2000 से 2020 तक कितना? 8,18,522 करोड़ का FDI हमारे अकेले महाराष्ट्र ने अट्रैक्ट किया। और सबसे अच्छी बात यह है कि FDI अट्रैक्ट करने में महाराष्ट्र पहले नंबर पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मैं कहूँगा कभी न कभी एग्जाम में पूछा जाएगा। ऑल इंडिया लेवल पे अगर कोई स्टेट सबसे ज़्यादा FDI अट्रैक्ट करता है तो वो है महाराष्ट्र। और वो भी हमने कितना अट्रैक्ट किया है? 2000 से 2020 तक 27.7% इतना FDI हमने अट्रैक्ट किया। और अगर इस साल की बात करें तो इस साल हमने अट्रैक्ट किया है 27,143 करोड़ का FDI महाराष्ट्र में अट्रैक्ट हुआ। MSME के बारे में हमने काफ़ी बात की है पिछले वीडियोस में, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इसमें अभी खादी ग्रामोद्योग को भी जोड़ दिया गया है। तो इसका ये डेटा है, अगर आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं। मार्च 2020 में 17.67 लाख इतने MSME हो गए, और उसमें इतने सूक्ष्म हैं, इतने लघु हैं और इतने मीडियम हैं। अगर आप ये डेटा याद कर सकते हैं तो कर लेना, नहीं तो उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं। ये ज़रूर आपको याद होना चाहिए, 17.67 लाख इतनी MSME हमारे यहाँ पे आप रजिस्टर हो चुकी है। राज्य में MSME का कुल निवेश कितना? 2,38,543 करोड़, और इससे लगभग इतने रोजगार उत्पन्न हुए, लगभग 1 करोड़ के। 91 लाख मीन्स क्या? लगभग 1 करोड़ मान सकते हो आप। और मैंने पहले भी बताया कि जो MSME होता है वही ज़्यादा रोजगार देता है, वही ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट के अवसर जनरेट करता है। जो बड़ी कंपनियां हैं वो भी जनरेट करती है, बट इतने ज़्यादा अमाउंट में नहीं। फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको पता होगा, औरंगाबाद औद्योगिक शहर विकसित किया जा रहा है। किसके लिए? आपने सुना होगा, मुंबई से दिल्ली तक या दिल्ली से मुंबई तक, कहीं भी मान सकते हो आप। एक ऐसा कॉरिडोर टाइप विकसित किया जा रहा है, कॉरिडोर। उसमें जगह जगह इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, इंडस्ट्रीज डेवलप की जाएंगी। वो राजस्थान में भी होंगी, वो मध्य प्रदेश में भी होंगी, वो हमारे महाराष्ट्र में भी होंगी। तो जहाँ जहाँ से ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का एरिया है, बड़ा शहर कोई अगर पड़ रहा है, उस योजना में अगर शामिल किया गया तो उसको अच्छी तरह से विकसित किया जा रहा है। तो उसमें हमारा है औरंगाबाद शहर, तो उसका नाम क्या दिया गया? औरंगाबाद औद्योगिक शहर। इसके लिए सुनियोजित और ग्रीनफील्ड स्मार्ट औद्योगिक शहर विकसित किया जा रहा है। किस कंसेप्ट पे? वॉक टू वर्क की अवधारणा पे। अब ये वॉक टू वर्क क्या होता है? ऐसा होता है कि एक ये शहर है और यहीं पे बहुत सारी इंडस्ट्री आपने लगा दी, यहीं पे और स्कूल ओपन कर दी। यानी व्यक्ति अगर यहाँ पे रहेगा तो उसे सारी चीज़ें मिलेंगी, स्कूल भी मिलेगी, उसको इंडस्ट्रीज भी मिलेगी यानी रोजगार भी मिलेगा। इसके अलावा
फल सब्जियों की मंडियां भी रहेंगी, यानी सारी चीजें इतनी ही जगह पे रहेंगी, यानी आप चलते चलते जाएंगे तो आपको सारी सुविधाएं यहीं मिलेंगी। इसी को बोला जाता है वॉक टू वर्क। इस अवधारणा पर किसके तहत? दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे के एक भाग के रूप में विकसित किया है। तो डेफिनेटली उसके लिए क्या देना होगा? जमीन देनी होगी। तो कितनी जमीन दी गई है? 10,000 एकड़ के क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है, और ये इतना भूखंड उसमें अलॉट किया गया है। फिर इसमें कुल निवेश कितने का है? 5,000 करोड़ का निवेश आने वाला है, और इतने रोजगार जनरेट होने वाले हैं, 2,811 इतने रोजगार भी जनरेट होने वाले। फिर ये टूरिज्म से रिलेटेड है। इंडिया टूरिज्म स्टेटिस्टिक्स एट अ ग्लांस 2020। इसमें क्या करता है हमारा जो केंद्र सरकार है हमारी, वो केंद्र सरकार इस तरीके का एक इंडेक्स लेके आती है हर साल कि कौन से राज्य में कितने ज़्यादा टूरिस्ट गए। क्योंकि टूरिस्ट आने से क्या होता है? डेफिनेटली पैसा आएगा उस राज्य में या उस जगह पर। उस जगह पे पैसा आएगा तो डेवलपमेंट होगा, क्योंकि स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। तो उसमें अगर बात करें तो ये भी डेटा है कि कुल घरेलू पर्यटक कितने आए राज्य में? 14.93 करोड़। घरेलू का मतलब ये होता है, डोमेस्टिक का मतलब ये होता है हमारे देश के ही पर्यटक। और विदेशी कितने आए? 0.55 करोड़ विदेशी पर्यटकों ने यहाँ पर यात्रा की। जबकि 2018 में ये कितना था? कम था ये आंकड़ा, 11.92 करोड़ था, और विदेशी पर्यटकों का 0.51 करोड़ था। उसके बाद में आपने सुना होगा मैग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0। ये स्कीम किसने लेके आया था? मैग्नेटिक महाराष्ट्र स्कीम थी जो पिछली गवर्नमेंट थी उसने लॉन्च की थी, और बाद में इसी गवर्नमेंट ने उसको रिवाइव किया और उसका नाम दिया क्या? मैग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0। अब मैग्नेट से मतलब क्या होता है? अट्रैक्ट करना। यहाँ मैग्नेट से मतलब है अट्रैक्ट करना। तो इसके तहत ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करा के दो कंपनियों को या इंडस्ट्री के जो ऑनर्स हैं उन्हें, ताकि वो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज लगाएं। तो उसके तहत हमने कितना आकर्षित किया, कितने निवेश आकर्षित किया है? तो वो आकर्षित किया है 1.13 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को आकर्षित किया है, जिससे कि लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा रोजगार सर्जित होंगे। काफ़ी अच्छी बात है ये। फिर उसके बाद में आपने स्टार्टअप के बारे में सुना होगा। जब आप कोई इंडस्ट्री नई इस्टेब्लिश करते हैं, कोई नया आइडिया लेके आते हैं, तो उसको स्टार्टअप बोलते हैं। और स्टार्टअप के ऊपर हमारी सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट काफ़ी स्ट्रेस दे रही है इस समय। उसमें आपको प्रशिक्षण दिया जाता है, कुछ आपको लोन भी दिया जाता है ताकि इनिशियली आप स्टार्टअप कर पाएँ। तो स्टार्टअप के तहत कुल अब कितने स्टार्टअप हो गए? 7,603, यानी 2020 के अंत तक देखे गए। आगे बात करते हैं। फिर MIDC के बारे में आपने सुना होगा। महाराष्ट्र का हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का एक संस्था है, और इसने क्या किया है? प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत रेडी टू मूव इन फैक्ट्री वातावरण की पेशकश की है। अब ये होता क्या है? प्लग एंड प्ले। प्लग एंड प्ले का मतलब ये है कि आपके पास कोई एपरेटस है, आप क्या करिए, आपको कोई मेहनत नहीं करनी है, आपको सीधा अपना एपरेटस लाना है और लगाना है और प्ले कर देना, शुरू कर देना। यानी जो बेसिक नीड है, कोई इंडस्ट्री अगर आप स्टैब्लिश कर रहे हैं तो बेसिक नीड होगी, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए रहेगा। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी MIDC खुद प्लग एंड प्ले तैयार करके दे रही, ताकि आप सीधा आइए, आप अपनी इंडस्ट्री लगाइए। तो आप सोच रहे होंगे कि इतना क्यों कर रही? इससे ये होगा, जितनी ज़्यादा इंडस्ट्री लगेगी, फिर वही कंसेप्ट, इंडस्ट्री ज़्यादा लगी तो ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, पैसा आएगा और अल्टीमेटली डेवलपमेंट होगा। तो इसके लिए प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत रेडी टू मूव इन फैक्ट्री का वातावरण हमारे MIDC ने प्रस्तुत किया है, और उसके तहत 40,000 एकड़ भूमि आवंटित की है। और उसमें कई जगह तो शेड लगा के देने वाला है। MIDC शेड लगा दी कि चलिए ये शेड लगा दी, आप इसके अंडर में अपना जो भी इंडस्ट्री है वो सेटअप करिए। काफ़ी अच्छी बात है ये भी। फिर अगला है, महाराष्ट्र ने 2020 में एग्रो टूरिज्म पॉलिसी और बीच शेक पॉलिसी को मंजूरी दी। अब ये एग्रो टूरिज्म से आप सिंपल समझ गए होंगे, एग्रीकल्चर है, कोई खेत है, कई लोग वहाँ टूरिस्ट की तरह जाते हैं गांव का जीवन बिताने के लिए, 1-2 दिन 4 दिन, ताकि वहाँ पे रुकें, गांव में लोग कैसे काम करते हैं उनको देखा जाए, गांव के जीवन को जिया जाए। इसकी वजह से एक पॉलिसी लेके आई है सरकार, कौन सी? एग्रो टूरिज्म पॉलिसी। और बीच शेक पॉलिसी, ये अगर आप नहीं जानते तो फिर मैं क्या कहूँ, जानते होंगे आप, देखा भी होगा कई बार, गोवा में ये होता है खास।
बीच शेक पॉलिसी, यानी क्या, ये बीच है समंदर का और यहाँ पे लोग आते हैं घूमने के लिए। आपने देखा होगा सन बाथ लेते हैं वहाँ पे, वो ऐसे कुछ चादर वगैरह बिछा के इसके ऊपर सो जाते हैं, सोने के बाद वो सन बाथ लेते रहते हैं। इसके अलावा उन्हें कुछ खाने पीने की चीज़ें चाहिए तो समुद्र के बीच पे वो मिलती नहीं है, तो इसलिए वहाँ पे इस तरह से छोटे छोटे इंस्टॉल लगाने की सरकार ने मंजूरी दी है। कहाँ पर? अब हमारे महाराष्ट्र में भी ये होगा। जितने बीचेस हैं, आपको पता है महाराष्ट्र में भी बहुत बड़ा कोस्टल एरिया है, ये कोस्टल एरिया है, तो डेफिनेटली बहुत सारे बीचेस हैं, तो उसके लिए बीच शेक पॉलिसी को सरकार ने मंजूरी दी है, जो कि एक काफ़ी अच्छी पहल है। इससे भी लोगों को रोजगार मिलेगा। फिर आपको पता होगा सबसे ज़्यादा जो हॉस्पिटलिटी क्षेत्र है वो प्रभावित हुआ है इस कोविड-19 में। हॉस्पिटलिटी मीन्स क्या? ये जो होटल्स की इंडस्ट्री है, क्योंकि लोगों ने मूवमेंट ही नहीं किया, आपको पता होगा लॉकडाउन लग गया, तो फिर होटल क्या करें? वो तो ऐसे ही बैठे रहे बेचारे, उनके पास कोई पैसा नहीं आया, तो सरकार उसको भी रिवाइव करना चाहती है। तो उसके लिए सरकार ने इसको उद्योग के रूप में वर्गीकृत कर दिया। उद्योग यानी पहले इसको इंडस्ट्री नहीं मानती थी सरकार, अब इसको इंडस्ट्री मानेगी और इसके लिए कुछ स्पेशल स्कीम्स लेके आएगी ताकि उन्हें लोन मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर वो अपना बढ़ा पाएँ, क्योंकि पैसा तो अभी किसी के पास नहीं है। सरकार भरसक कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्फ्यूज़ किया जाए। आगे बात करते हैं। 31 मार्च 2020 तक लगभग 5.5 करोड़ सदस्यों के साथ लगभग 2.13 लाख सहकारी समितियां थी। इतनी सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं। डेटा है ये एक तरीके का, याद करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं भी किया तो कोई बात नहीं। उसमें फिर अलग अलग भी दिया है कि 9.7% किसके प्राथमिक कृषि की हैं, 9.8 गैर कृषि ऋण यानी कृषि से रिलेटेड नहीं है, फिर हाउसिंग सोसाइटीज हैं 52.4, और ये सारा का सारा डेटा ही है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं इसको। फिर बिजली से रिलेटेड है, 19-20 के दौरान कुल बिजली की उत्पत्ति कितनी की, उत्पन्न कितनी की महाराष्ट्र ने, वो की 1,58,302 मिलियन यूनिट्स। MU में इसको मेजर किया जाता है, मिलियन यूनिट्स। और इसके दौरान खपत कितनी रही? डेफिनेटली कम रही। कितनी? 1,25,464 MU यानी मिलियन यूनिट। तो डेफिनेटली जो बची हुई बिजली है वो हमने क्या, अदर स्टेट्स को सेल कर दी होगी। आगे बात करेंगे। फिर हमारी जो कैपेसिटी है बिजली उत्पन्न करने की, इसमें भी काफ़ी अच्छा डेटा है हमारा कि देश में पहले स्थान पर है महाराष्ट्र बिजली उत्पन्न करने, देश में प्रथम स्थान पर। यहाँ पे मैंने लिखा है 31 मार्च 2020 तक बिजली उत्पन्न करने की क्षमता और बिजली उत्पादन में राज्य देश में प्रथम स्थान पर रहा। क्षमता भी पहले नंबर पे है और उत्पादन भी पहले नंबर पे किया, तो ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है ये। बहुत डेटा है, मैं फिर से रिपीट करूंगा, आपको डेटा सिलेक्ट करना होगा। अक्षय ऊर्जा स्थापित करने की क्षमता के मामले में राज्य चौथे स्थान पर रहा। अक्षय ऊर्जा मीन्स क्या? जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी एक अक्षय ऊर्जा मानी जाती है। फिर पेट्रोलियम उत्पादन की खपत के मामले में महाराष्ट्र कौन से प्लेस पे रहा? सेकेंड प्लेस पे रहा। पेट्रोलियम उत्पादन जैसे कि आपको पता होगा, डीजल, पेट्रोल, CNG, ये सभी पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं, इसकी खपत दूसरे नंबर पे रही। नेक्स्ट देखते हैं। फिर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आ सकती है। इस तरह की जो योजनाएं होती है वो जनरली एग्जाम में आ जाती है। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग, एक 8 लेन एक्सप्रेसवे जो किस किस के बीच में, ये 701 किलोमीटर का है और ये है मुंबई और नागपुर को कनेक्ट करता है, मुंबई और नागपुर को। और इस दौरान ये डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करेगा, यानी इसके दौरान कितनी सड़क रहेगी? 701 किलोमीटर और 120 मीटर चौड़ा, यानी 8 लेन काफ़ी ज़्यादा होता है एक्सप्रेसवे। इसमें बहुत स्पीड होती वाहनों की, आपने कई बार ट्रैवल किया होगा एक्सप्रेसवे से। तो ये इसकी कुल अनुमानित लागत कितनी है, यहाँ पे लिखिए 35,55,335.32 करोड़ होगी। इस तरीके की ये योजना आई है, इसको आपको ध्यान रखना है। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग किस किस को कनेक्ट करेगा? तो वो कनेक्ट करेगा मुंबई और नागपुर को। ये डेटा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ ये आपको पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट अगर बात करें तो मुंबई में न्यू मुंबई यानी नवी मुंबई को डेवलप करने के लिए एक
परियोजना चलाई जा रही है। उस परियोजना का नाम क्या है? मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक परियोजना। इसमें अनुमानित लागत कितनी होगी? 17,843 करोड़ इतनी होगी। इसका लक्ष्य क्या है? जो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होने लगा हमारे मुंबई में, तो डेफिनेटली जब ज़्यादा रोड रहेंगे, एक दूसरे से वो अच्छी तरह से कनेक्ट रहेंगे, तो ट्रैफिक कम होगा, और ट्रैफिक कम होगा तो विकास भी होगा, डेवलपमेंट भी होगा। रोड तो डेवलपमेंट का एक बेसिक आधारभूत स्ट्रक्चर है। रोड होगा तो डेवलपमेंट होगा ही। फिर सितंबर 2020 के अंत में राज्य में इंटरनेट सब्सक्राइबर का आधार 9.7 करोड़ था, जो देश के सभी राज्यों में सबसे ज्यादा है। इंटरनेट डेफिनेटली, मुंबई हमारे से कनेक्टेड है महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र का है मुंबई, तो ये तो होना ही है। इंटरनेट सबसे ज्यादा अगर भारत में किसी राज्य के पास है सब्सक्राइबर इंटरनेट के, तो वो महाराष्ट्र के पास है। नेक्स्ट बात करते हैं हम महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत। ये फिर से वही डेटा है, आपको पता होगा स्वयं सहायता समूह के बारे में आपने सुना होगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप के ऊपर सरकार काफी स्ट्रेस देती है। वो ये करती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है? बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने मिल के क्या वो पैसा कंट्रीब्यूट करने लगे, पैसा जमा करने लगे। मान लीजिए 2,000 रुपये महीना जमा कर रहे हैं और 10 लोग हैं, तो कितना? 20,000 रुपये महीना होगा। और अगर मान लीजिए ऐसा 2-3 साल तक जमा करें तो वो काफ़ी अमाउंट हो जाता है। फिर सरकार भी उस अमाउंट में और सहायता दे देती है अपनी तरफ से, तो वो एक बड़ा अमाउंट हो जाता है, जिससे फिर जितने भी लोग उसमें इन्वॉल्व हैं वो क्या कर सकते हैं? कोई छोटी मोटा बिजनेस या कोई इंडस्ट्री ओपन कर सकते हैं। तो उसके तहत सरकार ने कितना? 872 करोड़ का क्रेडिट दिया है, यानी लोन दिया है। कितने सहायता समूहों को? 63,063 स्वयं सहायता समूह को इतना लोन सरकार ने डिस्ट्रीब्यूट किया है। फिर आपने सुना होगा स्वच्छ भारत मिशन, ऐसा ही हमारा स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान है, और ये शहरी के बारे में बात की गई है। तो 217 शहर महाराष्ट्र के ODF प्लस और 116 शहरों को ODF डबल प्लस घोषित किया गया। अब ये ODF क्या होता है? ओपन डेफिकेशन फ्री। और ODF प्लस क्या होता है? ओपन डेफिकेशन मीन्स क्या? लोग बाहर पहले शौच करने के लिए जाते थे, अब वो घर में ही टॉयलेट बना दिए सरकार ने, और इसके तहत इसको आगे भी एक्सटेंड किया गया है। ODF प्लस का मतलब ये होता है, डबल प्लस और प्लस का मतलब कि ठीक है एक बार टॉयलेट बन गए, आप बाहर जाना आपने बंद कर दिया, बट फिर ये हो सकता है कि वो उसका टैंक भर गया या फिर उसकी बराबर से व्यवस्था नहीं हो पाई, तो फिर से मजबूरी में आपको बाहर निकलना पड़ेगा। तो ये जो ODF का बिहेवियर है, ओपन डेफिकेशन फ्री का बिहेवियर है, इसको कंटिन्यू करना है। तो उसके लिए सरकार ODF प्लस और प्लस प्लस लेके आ रही। प्लस प्लस से मतलब ये है कि जो आपको और रिक्वायरमेंट है, जैसे कि आपका मान लीजिए जो सीवेज था वो भर गया, तो उसको खाली करने का या उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट या उसके व्यवस्थापन का, ये सारे काम को कहा जाता है ODF प्लस। तो ऐसे 217 शहर ODF प्लस हो चुके हैं और 116 शहर ODF प्लस प्लस घोषित किए जा चुके हैं। फिर इस पैंडेमिक में आपने देखा होगा लर्निंग फ्रॉम होम। लर्निंग फ्रॉम होम से मतलब ये है कि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे, तो डेफिनेटली वो लर्न कहाँ पे करेंगे? घर पे ही लर्न करेंगे। तो उसके तहत सरकार ने बहुत सारे फिर ऐप लेके आई, उसमें भी NCERT का ऐप है दीक्षा। इसका उपयोग करने वाला महाराष्ट्र बहुत बड़ा एक राज्य है, यानी महाराष्ट्र में अगर बात करें तो दीक्षा ऐप को 46% की हिस्सेदारी है। यानी पूरे भारत में अगर 100 लोग उपयोग करते हैं तो उसमें से अकेले महाराष्ट्र में 46 लोग इस दीक्षा ऐप का उपयोग करते हैं। ये काफ़ी अच्छी संख्या है, ये काफ़ी अच्छा नंबर है जो आपको सुकून पहुंचाएगा। यानी लोग थोड़े से मॉडर्न होते जा रहे हैं, थोड़े से टेक्नोलॉजी का ज़्यादा उपयोग करना सीख रहे हैं, जो अच्छी बात है। तो ये इसके अलावा दूसरा ऐप है MSCERT का, यानी ये हमारे स्टेट का है। NCERT किसका होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। MSCERT किसका होता है? स्टेट गवर्नमेंट का। उसके तहत एक और ऐप लेके आई थी सरकार, शैक्षणिक दिनदर्शिका, ये भी लेके आई थी, इसका भी राज्य के लोग उपयोग कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। दुनिया में कोविड-19 का पहला मरीज चीन के वुहान शहर में मिला था। कब? दिसंबर 2019 में पाया गया था। उसके बाद में भारत में पहला मरीज कब पाया, कहाँ पे और कब पाया गया? तो वो 30 जनवरी 2020 को केरल में मिला। उसके बाद अगर महाराष्ट्र में बात करें तो महाराष्ट्र में पहला मरीज 9 मार्च 2020 को पुणे शहर में देखा गया। फिर कोविड-19 से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन इसमें है, और कोविड-19 की इतनी इंफॉर्मेशन है कि रोज कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन आती रहती है।
तो आपको उसके ऊपर ध्यान देना है, बट इतना ज़्यादा भी ध्यान नहीं देना है। इसमें जितना मैंने बताया आई थिंक मोर देन सफिशिएंट है, और भी अपने तरफ से आप देख सकें तो देख लीजिए। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। खूब खूब धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।